प्लीज। थैंक यू। कुमार शुभम, यस सर। आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग BRDAV पब्लिक स्कूल से क्लास 10th किया है, क्लास 12 जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है। मेरा स्नातक इतिहास प्रतिष्ठा में हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है। और मेरी अभिरुचि फिल्में देखना और कविताएं लिखना है हिंदी में। अच्छा, ये हिंदू कॉलेज का नाम हिंदू क्यों है? सर ये जिस वक्त ये कॉलेज बना था तो उस वक्त पहले जो इंडिया में रहने वाले जो इंडियंस थे, जो यूरोपियंस थे और एंग्लो इंडियंस थे, उनके लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज खुला था। तो उसके बाद जो इंडियंस थे जिनको हिंदू बोला जाता था, ठीक है, तो उनके लिए ये एक दूसरा कॉलेज खोला गया जिसमें जो भारत के रहने वाले जो लोग थे जो ग्रेजुएशन करना चाहते थे उनके लिए कॉलेज खोला गया, इसलिए हिंदुस्तान से बिलोंग करता है। ओके, हु वाज द फाउंडर? सर सॉरी सर, एग्जैक्टली अभी याद नहीं। ना, जैसे आपने बोला कि इंडियंस में जो लोग मतलब इंडियंस थे उनके लिए, तो इंडियंस में तो और भी लोग थे, मतलब नॉट नेसेसरली हिंदूज। सर यहाँ पे हिंदू किसी रिलीजन को को डिनोट नहीं करता, ये डिनोट करता है हिंदुस्तानियों को, जो भी जैसे जो प्राचीन काल से हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदूज थे, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी अपनी किताब में हिंदू बताया है, तो वो सारे इंडियंस, चाहे उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे या फिर और भी रिलीजन के थे, वो सभी को ये डिनोट करता है। कब हुआ ये एस्टेब्लिश? कुछ सर 1899 जहाँ तक मुझे याद है। 1899। तो 1899 में तो मतलब जस्ट 100 साल पहले है ना? यस सर। ये तो हिंदू एंड हिंदुस्तान और हिंदू सिविलाइजेशन, ये तो पहले का तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि पहले लोग ऐसे ही हम लोग समझते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन में जो है वो हिंदूज हैं। पर 1899 में हमने कॉलेज का नाम रखा, वो भी हिंदू। ठीक है, चलो जैसा आपने बोला मान लेते हैं। तो ये 2022 में अभी भी इस कॉलेज का नाम हिंदू क्यों है? अब तो चेंज हो जाना चाहिए। यस सर, लेकिन जो उस वक्त से एक हमारी संस्कृति को जो डिनोट करता है और दूसरा ये हमारे इतिहास का एक बहुमूल्य हिस्सा रहा है, क्योंकि ये जिस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय बना था उस वक्त से ये कॉलेज मेरा कहना है कि 2022 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर स्टेट है हमारे यहाँ पे, और कम्युनल चीज़ों का हम वैसे भी प्रमोट करते नहीं हैं। तो कम्युनल आइडेंटिटी मान लेते हैं, वो हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी ये कम्युनल आइडेंटिटी को 2022 में कैरी करने की क्या ज़रूरत है? इसको बदल देना चाहिए। सर हो सकता है कि नाम बदलने से जो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम और भी कॉलेजेस देखते हैं, जैसे जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, नाम में ज़रूर मुस्लिम है लेकिन वो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं। तो फिर ऐसे इतने सारे स्टेशन का नाम हमने बदल दिया है, तो कॉलेज का नाम भी बदल देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर कॉलेज और जो स्टेशंस हैं उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज है वो एक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे एक कम्युनल आइडेंटिटी को प्रमोट करना, अगर हम वहाँ से हिंदू को हटाते हैं तो शायद ये भी हो सकता है कि एक अलग डिबेट छिड़ जाए देश में कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम्स भी हटा दें। कुमार, आप मानते हैं कि कॉलेज में जितने भी लोग जाते हैं, यस सर, उससे कई गुना ज़्यादा स्टेशन में जाते हैं। यस सर। और होल इंडिया एक ट्रेन के अंदर सभी लोग बैठते हैं, सभी रिलीजन के लोग बैठते हैं। यस सर। वहाँ आपने नाम बदल दिया। सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपका हॉबी है मूवीज़ देखना, है ना? लास्ट मूवी कौन सी देखी है आपने? सर कौन प्रवीण तांबे। अच्छा अच्छा अच्छा। कश्मीर फाइल्स आपने देखी है? नहीं सर, वो एग्ज़ाम्स की वजह से मैं नहीं देख पाया। अच्छा, आपने सुना तो होगा। यस सर। क्या है उस स्टोरी में? सर कश्मीर फाइल्स में जो 1990 के दशक में जो वहाँ के कश्मीरी पंडित जो थे उनके साथ जो त्रासदी हुई थी, वहाँ से उनका जो प्रवास हुआ है उसके बारे में दिखाया गया है। तो जिससे संबंधित बहुत जो न्यूज़ में मैंने पढ़ा उससे संबंधित कई बातें भी चल रही थी कि उसमें उस मूवीज़ में पूरी सच्चाई शायद नहीं दिखाई गई है। पूरी सच्चाई क्या है आपके हिसाब से? सर कश्मीर के जो हिंदू पंडित थे उनके इशू पे जो 2-3 बुक्स थी, एक मैं अभी उनका पूरा नाम भूल रहा हूँ, शायद अशोक करके कुछ नाम है जो राइटर हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें सिर्फ धार्मिक मामलों को नहीं दिखाया गया जो मूवीज़ में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। तो उसमें आतंकवाद का मुद्दा भी था, जिसमें पीड़ित न सिर्फ हिंदू थे बल्कि पीड़ित उसमें मुस्लिम्स भी थे, और मूवी में थोड़ा एक अलग रंग देने की कोशिश की गई है।
तो आपके हिसाब से ये मूवी जो है मतलब इट्स नॉट अ ट्रू मूवी, मतलब रियलिटी के से थोड़ा दूर है। यस सर, रियलिटी से थोड़ा दूर कहा जा सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो इस टाइप के मूवीज़ जब हम बनाते हैं तो हम आर्टिकल 19 को या तो मिसयूज़ कर रहे हैं या नहीं तो आर्टिकल 19 जो है उसको ओवरस्टेप कर रहे हैं? सर आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है, जिसके तहत इस तरह की मूवी बन रही है, सर उसका मिसयूज़ नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक नज़रिया है, ठीक है? जिसमें जो उस मूवी के डायरेक्टर हैं या राइटर ने उन्होंने उस मूवी को लिखा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पे कुछ जिस तरीके से जो सेंसर बोर्ड होता है, उसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट बैठने चाहिए, जो मूवीज़ को ये देखना चाहिए कि अगर मूवी सच्चाई से दूर है तो क्या वो जो सोशल हार्मनी है, क्या उस पे तो नुकसान नहीं पहुँचा रहा? हम्म, अच्छा ठीक है, आपका बात समझ में आ गया है। अ, आप ये बताइए कि आर्टिकल 19 यस सर। अ, जब आप इमरजेंसी इम्पोज करते हैं यस सर। तो आर्टिकल 19 आपके पास रहता है एज अ नो फंडामेंटल सर, राइट? आर्टिकल 19 इमरजेंसी इम्पोज़ करने के बाद अच्छा, अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूँ कि आर्टिकल 19 यस सर। आपके पास एज इट इज़ रहता है, उसका कोई वो नहीं होता है, आपसे छीना नहीं जाता आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो किस सेंस में मैं ये बोल रहा हूँ? सर ये इमरजेंसी का जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है, अगर जो इमरजेंसी के जो 3 अलग-अलग प्रोविज़न्स हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए जो आर्टिकल 352 है, यस सर। तो उसमें अगर नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अगर आर्टिकल 19 नहीं हटाया जाता, तो शायद ये मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये शायद राष्ट्रपति के निर्देश पे ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, आर्टिकल 358 एंड 359 में कुछ डिफरेंस ऐसे बता पाएंगे आप? सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ अभी रहा। आपको याद नहीं आ रहा? ठीक है। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यस सर। you tell me one thing that what kind of India you will see after 50 years? एज ए हिस्ट्री स्टूडेंट अगर जो जिस तरीके से इतिहास को बढ़ते क्रम में मैंने देखा है, उसमें आज से 50 साल के बाद जो भारत है वो जो यूरोपीय मानदंड के अनुसार जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, उस तरफ वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक एक जो मुश्किल मुझे देखने को मिलती है वो है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में जो धार्मिक रूप से या कम्युनल हार्मनी थोड़ा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, या फिर थोड़ा कहें तो थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है, वो उसमें थोड़ी सी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। ओके, थैंक ये कुमार शुभम, ये सर। इतिहास ही आपका ऑप्शनल भी है और ग्रेजुएशन Yes. सब्जेक्ट भी है। अच्छा, जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, Yes. ये दोनों जो है इनका प्रचार प्रसार जो है और या उद्भव कहिए दोनों बिहार से ही हुआ। ये सर। तो आप बता सकते हैं कि क्या ऐसी उस समय ऐसे सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियाँ थी जिनके कारण इनका उद्भव बिहार में ही हुआ? सर जिस वक्त बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्भव हो रहा था, उस समय हम देखते हैं तो एक बृहद सेटलमेंट जो था या एक नगरों का विकास हो, जहाँ पे चूँकि उस वक्त के जो प्रमुख नगर थे वो वैशाली या पाटलिपुत्र या राजगृह, ठीक है, वो बिहार के ही क्षेत्र में थे। और नगर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, व्यापार करने के लिए लोग आते थे, जिससे अलग अलग विचारधाराएं और संस्कृति दोनों आती थी साथ में। और उस वक्त की अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो ब्राह्मणिक रिलीजन उस वक्त चल रहा था, उस रिलीजन में कुछ ऐसी कुरीतियां आ गई थी जिसके जवाब स्वरूप बुद्धिज्म और जैनिज्म को आगे बढ़ना पड़ा। जैसे अगर हम जो ब्राह्मणिक रिलीजन जो उस वक्त चल रहा था, उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो पशु बलि और जो कुछ ऐसे वर्ण है जिनको ऊपरी दर्जा दिया गया था, उसकी वजह से समाज के निचले तबके में एक प्रकार का असंतोष था। और साथ में जो उस वक्त समाज कृषि मूलक समाज थी, और उसमें अगर हम पशु बलि की तरफ ज़्यादा अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें उस कृषि समाज पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से उस वक्त चूँकि ये सारी परिस्थितियाँ एक साथ बिहार की भूमि पर उपलब्ध थी उस समय, इस वजह से यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उद्भव हो सका।
ठीक है। अभी आप उसमें एक कारण जो आपने बताया वो Yes, sir. बताया कि जो निचले तबके के जो सर रह रहे Yes, यानी sir. कि ह्यूमन के जो वैश्य and शूद्राज थे उनके Yes, sir. साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था हम्म, और उनको ज़्यादा राइट्स नहीं थे इन ब्राह्मणिकल सेटअप और ब्राह्मण और क्षत्रिय के जो ज़्यादा राइट्स थे। तो फिर ये जो आवाज़ उठी बदलाव का, ये तो वैश्य and शूद्र समाज से होना चाहिए था लेकिन दोनों क्षत्रिय थे, ऐसा क्यों? सर इसके पीछे जैसा कि जितने भी इतिहास में ये अक्सर देखा गया है कि जो निचले तबके का के सुधार के लिए भी जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा ऊंचे तबके से ही शुरू हुआ है। इसके पीछे हम ये भी कारण देख सकते हैं कि चूंकि जो निचले तबके के लोग थे, एक तो उनके पास उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, दूसरी कि अगर वहाँ से वो आवाज़ उठती तो शायद उसको जो ऊपरी तबके के जो लोग थे उनके द्वारा वो दबा दिया जाता, और ऐसे में अगर ये आवाज़ ऊपरी तबके से उठी तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकी और वो सस्टेन कर सकी उस वक्त की हिस्ट्री में, इसलिए हमें वो आवाज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। अच्छा, उस समय पटना को जल दुर्ग कहा जाता था। यस सर। जल दुर्ग का मतलब क्या हुआ? जल दुर्ग का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो या नदियों से घिरा हुआ हो। तो पटना वो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, सारे नदियों का नाम आप बताइए। सर सभी नाम तो अभी याद नहीं है लेकिन एक दो तीन नाम मुझे याद आ रहा है। एक तो सर गंगा, पुनपुन, सोन, सर ये तीन नाम मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और पटना के किस साइड है गंगा और किस साइड सोन है? किस दिशा से घेरे हुए है पटना को? और पुनपुन किस दिशा से घेरे? सर पटना से उत्तर की दिशा से गंगा घेरे हुए और सोन इसके पश्चिम दिशा में है, और पुनपुन का मुझे आइडिया नहीं है। पुनपुन का आइडिया नहीं। अच्छा, आपने कश्मीर फाइल्स की भी अभी बात की। यस किसे जो है सो कश्मीर का अकबर कहा जाता है? सर जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन क्यों Yes. कहा जाता है उनको? सर क्योंकि उनके द्वारा वहाँ पे कई सारे एक तो सामाजिक सद्भाव से लेकर के संरचनात्मक कार्य किए गए थे जो अकबर की सुलह कुल की नीति से समानता रखती है, जिसकी वजह से उनको किस पीरियड में थे जैनुलाब्दीन? एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ किन के समय में जो मास कन्वर्जन हुआ था कश्मीर में, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो है सो उसी पीरियड में हुआ था। कन्वर्जन। मतलब हिंदू को मुस्लिम में कन्वर्जन हुआ था। सॉरी सर, एक पीरियड है जिस समय जो है सो मास कन्वर्जन हुआ था। क्योंकि एज यू नो राज तरंगिणी आप देखेंगे चाहे Yes, जो sir. भी है तो उसमें तो हिंदू राष्ट्र ही था, यस बट कोई समय आया होगा जबकि वो लोग कन्वर्ट होके मुस्लिम बने। तो ये कन्वर्जन किसके पीरियड में हुआ था और हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन शायद ये मध्यकालीन भारत के वो तो समय हुआ। मध्यकालीन में सब जगह हुआ Yes. था, उससे पहले तो आए ही नहीं थे। मुस्लिम ये पीरियड से exactly स्टार्ट होता है मध्यकालीन में। सॉरी सर ये उसमें अच्छा, ये रामायण और महाभारत की हम लोग चर्चा करते हैं। आप स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के, Yes, sir. क्या ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं? सर जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं और जो मेरा नज़रिया है उसके हिसाब से सही ऐसा लगता है कि इसकी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सच्ची हैं और कुछ घटनाओं को बाद में लिखा गया है और उसमें प्रामाणिकता के तौर पे जानकारियों को जोड़ा गया है। सर अगर आप कहें तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ। बताइए। सर जैसे हम मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे प्रोफेक्शन यहाँ पे अगर कोई इंस्टीट्यूट है और उसके बाद आज से 200 या 300 सालों के बाद इस यहाँ पे ये जो पूरी सभ्यता है ये समाप्त हो जाती है, और उस वक्त अगर खुदाई में कि कोई जगह निकलती है और उसमें किसी इंस्टीट्यूट का नाम निकलता है, तो उस वक्त अगर कोई राइटर होंगे तो ये लिख सकते हैं कि वो एक भूतकाल में जाकर के वो भूतकाल की बातों को भविष्य काल में लिख सकते हैं कि जैसे अगर वो लिख रहे हो 2200 ईस्वी के समय में, लेकिन वो ऐसा लिख सकते हैं कि ये किताबें 1990 के दशक में लिखी गई हैं और ये 2020 की कहानी बताती है, 2022 की कहानी बताती है, और उस वक्त यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट होगा और ऐसी जो बातें हैं, तो इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं रामायण और महाभारत में जो ऐसी लिखी गई हैं। जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री आप देखिएगा Yes. और बहुत सारे मेडिएवल है, सारे तो बाद में ही लिखे गए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में जिस समय तो आ नहीं, आप बुद्धिज़्म के भी विषय में पढ़ते हैं या Yes. जैनिज़्म का पढ़ते हैं, अशोकन पीरियड, बहुत सारी चीज़ें बाद में ही लिखी गई हैं। Yes. तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो हैं ना। Yes. तो फिर इसमें आपको क्या दिक्कत हो रहा है? सर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। वो इंटरपोलेशन हो सकता है, Yes. बट वेदर इट इज़ एन हिस्टोरिकल फैक्ट और नॉट, माय क्वेश्चन इज दैट। सर अगर उस वक्त के सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम की बात करें
तो वो सर उस वक्त का की सच्चाई है। आर्यंस कहाँ से आए थे? सर आर्यंस के बारे में कहा जाता है कई सारी विचारधाराएं, लेकिन जो सर्वमान्य है या जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है वो है कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से। तो इसका एविडेंस क्या है? तो आप तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। यस सर। तो अगर सारे विचारधाराएं हैं, लेकिन किसी एक विचारधारा को अगर हम मान रहे हैं कि वो मध्य एशिया से आएंगे, तो उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस होंगे। सर जो नस्ल जो कहा जाता है वो नस्लीय समानता देखी जाती है मध्य एशियाई जो वहाँ की मूल जनजाति है और जो भारत की है उनमें ये देखा जाता है, और डीएनए के आधार पे भी इस बात को पता लगाया गया है। अच्छा, कि वो मध्य एशिया से ही आए हैं। सर डीएनए में इतना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग के बाद भी डीएनए से पता चल गया है। सर जहाँ तक मुझे पता है इसमें एक दो कारण और हो सकते हैं, लेकिन उसमें शायद ये एक कारण नहीं है। ठीक। हाँ, शुभम, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है थ्रू आउट, तो कुछ आपको इसका एडवांटेज होगा अभी एडमिनिस्ट्रेशन में? यस सर, हिस्ट्री का एडवांटेज सर ये एक ऐसे क्रम को बताता है, विकास के क्रम को बताता है जिसमें हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखते भी हैं, और दूसरा हम उस पुरानी गलतियों को देखते हुए आगे हम क्या नीति बना सकते हैं हम उसके बारे में भी सीखते हैं, और पीछे हमारी क्या, चूँकि हमारी संस्कृति कैसी रही है, वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, वो किस तरीके से अपने विचारों को मानते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे भी इसकी नीति बना सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ गलतियों से ही सीखना हिस्ट्री है? नहीं सर, जो पहले अच्छी बातें हुई हैं उनसे भी हम एक डायरेक्शन हमें मिलता है कि इस दिशा में काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे एक दो अच्छी बातें बता दीजिए जो आप सीख सकते हैं, जो आपने सीखा है और जिसका आप यूज़ करेंगे। सर जिस तरीके से हम अपने इतिहास में भी देखे हैं, तो वैसे शासक हमेशा से ज़्यादा सफल भी हुए हैं और ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए हैं, जिन्होंने हमेशा ही सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के चलने की बात की है। और अगर हम उस नीति को लेकर के चलते हैं तो हमें एक सामाजिक सद्भाव तो बनेगा ही, उसके साथ साथ जो समाज में वैसी कुछ पर्टिकुलर जातियाँ या कुछ पर्टिकुलर धर्म हैं जो समाज की हाशिए पे खड़े हैं, हम उनको भी साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और कुछ? ये तो हो गया रिलीजन से रिलेटेड। Yes, sir. और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल से रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्यंस के टाइम में, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अलग अलग विभागों में बांट करके और हर कार्य के लिए एक डेडिकेटेड विभाग वहाँ पे दिया गया था, तो वैसे चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेशन में भी लागू कर सकते हैं और उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और गलती की बात आपने की, गलतियाँ क्या क्या है जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए? कुछ इंस्टेंसेस दीजिए। सर जैसे आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से लेकर के भी आज अभी तक जो उत्तर बिहार है उसमें ज़्यादातर जो बड़ी आपदाएं रही हैं उसमें बाढ़ की आपदाएं हैं। तो अगर हम इस दौरान के इतिहास को हम देखें तो हमें ये सीखने को मिलता है कि शायद जितने इफ़ेक्टिव वे में हमें कदम उठाने चाहिए थे वो हम नहीं उठा पाए हैं। उस चीज़ों को यहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। और आपने हॉबी में लिखा है पोएट्री भी, यस सर। विद फिल्म पोएट्री। यस सर। तो किस तरह पोएट्री आप करते भी हैं या पढ़ते भी हैं? सर करते भी हैं। किनको और पढ़ते हैं ज़्यादा? सर रामधारी सिंह दिनकर मेरे फेवरेट पोएट। क्यों? सर उनकी जो कविताएं हैं वो ज़्यादातर वीर रस में लिखी गई हैं, और जो देशभक्ति के साथ साथ जब कभी भी लाइफ में लाइक अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उनकी कविताएं मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है इस वजह से। कौन सी कविताएं? सर रश्मि रथी की कुछ लाइंस हैं जो मैंने उसे अपने सामने दीवार पे भी लिख के रखा है। क्या है वो लाइंस? सर खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ठीक है, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है? सर बेगूसराय। कौन सा जगह है वो? बेगूसराय तो डिस्ट्रिक्ट है ना? यस सर। सर वो सिमरिया कहलाता है जगह। कहाँ पे है ये? सर ये गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, बीहट प्रखंड में ये पड़ता है। ओके, ठीक है। फिर इस पोइट्री का कोई एडवांटेज आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में? सर पोइट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उस वक्त पोइट्री की लाइनें उनको आकर्षित भी करती है। और जैसा हम लोगों ने इतिहास में ही पढ़ा है कि कई सारे ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद से लेकर के देशभक्ति की भावनाएं जगाई हैं।
तो वो उसका इस चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा कि अगर कोई भी बात हमें जनता तक पहुंचानी होगी और उसके लिए एक पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो तो उसमें पोइट्री हेल्पफुल रहेगा। कोई एग्जांपल दीजिए स्टेट ऑफ बिहार के किसी स्कीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी स्कीम का, जो कि पोइट्री के थ्रू हम लोगों तक पहुंचती है। सर जैसे रोड के किनारे भी हमें देखने को मिलता है कि जो दहेज को जो बैन किया गया है या फिर जो शराबबंदी बिहार में है उसको पोइट्री या दो लाइंस के थ्रू काफ़ी फैलाने की कोशिश की गई है बिहार में। हाँ, कुछ याद है आपको किस तरह की लाइंस रहती हैं वो? सर एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा सर। कोई और ऐसा इनिशिएटिव, कोई स्कीम जिसको पोइट्री से गवर्नमेंट प्रमोट करती है, कुछ याद आ रहा है आपको जो हम सुनते हैं कॉमनली? सर एग्जैक्ट तो नहीं याद आ रहा, लेकिन सर कोरोना के टाइम पे भी जब ये आया था तो जो डॉक्टर्स थे और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको भी उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके प्रोत्साहन के लिए पोइट्रीज और सॉन्ग्स इन सब के थ्रू भी उनको प्रमोट किया गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। यूक्रेन का क्राइसिस अभी चल रहा है, यस सर। तो यूक्रेन का क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड इकोनॉमी में और ज़्यादातर यूरोपियन इकोनॉमी में? सर यूक्रेन एक तो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम में इम्पोर्टेंस रखता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और दूसरा कि सर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जैसा वर्ल्ड में जो सबसे लार्ज न्यूक्लियर प्लांट है वो भी ज़ियोर्जिया समथिंग ऐसे है जो वहीं पे इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, और भी कुछ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यूक्रेन के लिए, यूक्रेन का, जिसके लिए यूक्रेन को स्टेबल होना ज़रूरी है और ये यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेबल यूक्रेन? सॉरी सर, अभी आपने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोला, न्यूक्लियर पावर बोला, शायद वीट में भी इसका इम्पोर्टेंस है। अच्छा ठीक है। और न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कुछ और यूक्रेन में कुछ हुआ था? सर एक वहाँ के किसी प्लांट में कुछ आपदा हुई थी। सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे। कुमार शुभम, यस सर। कैसा लगा आपको?